नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। भाग 3 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। भाग 3 में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। इसमें देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे हम। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, तीसरा विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर इसके बाद का है अपचयन व उपचयन अभिक्रिया। एक एक करके सभी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी टॉपिक होगा अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हमारी नोट्स है जिसको लिखना है तो आप इस नोट्स में से यहाँ से लिख सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले चलते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक, एक बार में आ जाता सारा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोग अगर इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे, संयोग मतलब मिलना होता है इनका, संयोग से कहीं मिल गए। तो ऐसी या ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें आप ये कह सकते हो A प्लस बी मिलके, ये दोनों मिलके एक नई अभिक्रिया बनाते हो C, मतलब दो मिलके संयोग करके तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं। इधर वाले अभिकारक होते हैं, इधर वाले उत्पाद। तो पढ़ते हैं इसमें। देखो हमारे में क्या एग्जाम्पल में CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना कहते हैं, H2O जल, ये दोनों को मिला के मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। दो अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। कैल्शियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन। ठीक है, अगला है सफ़ेदी। सफ़ेदी करने पर दीवार पर चमक क्यों आती है? सफ़ेदी करने पर दीवार पर चमक क्यों आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में आया हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस ऊष्मा निकलती है। जो और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है फिर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जिसकी वजह से दीवारें चमकने लग जाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा आएगा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदत्त करते हैं वियोजन या अपघटन कहलाते हैं। वियोजन मतलब अलग होना, आप संधि विच्छेद करेंगे। वियोजन का मतलब अलग होना या वियोग होना, अलग होना। मतलब आपका यहाँ पे A होगा, ठीक है, ये टूट के B प्लस C में जो एकल होगा वो दो या दो से अधिक में भी टूट सकता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदत्त करते हो, छोटे छोटे उत्पाद बनाते हो। जैसे फेरिस सल्फेट, ठीक है, एक है और ये दो उत्पाद में बदल गया, फेरिस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ गैस के तौर पर निकल जाता है, जैसे इसकी अभिक्रिया दर्शाई गई है। अगला है अपघटन अभिक्रिया में अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो जब ये अभिक्रिया करते हैं तो कोई भी चीज़ टूटेगी तो उसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं। तो इसको अपघटन कराने के लिए यहाँ पे आपके 10th के सिलेबस में 3 प्रकार के हैं: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, कुछ चीज़ों को विद्युत के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को ऊष्मा गर्म करके उन्हें अलग किया जाता है, कुछ चीज़ों को प्रकाश सूर्य में रखने के बाद उसे अलग किया जाता है। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन। अब विस्थापन अगर आपने हिंदी पढ़ा होगा तो विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, विस्थापन कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु दूसरे अभिकारक के परमाणु से या परमाणु को हट जाते या परमाणु से हट जाते हैं या विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कॉपर सल्फेट और जिंक का जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि जो जिंक इस यहाँ पे है और कॉपर सल्फेट के साथ आ जाता है, कॉपर सल्फेट हट जाता है, कॉपर अलग से निकल जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें एक उत्पाद
हट जाता है या विस्थापित हो जाता है, दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, विस्थापित अभिक्रिया कहलाता है। अगला टॉपिक है हमारे पास, अब कौन किसको हटाता है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कौन किसको हटाता है। ठीक, इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। कौन से धातु किसको हटाते हैं, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं अलग प्रकार से, का, ना, कार, मांगे। ठीक है, इसे आपको बाद में याद करा दिया जाएगा, ये मैंने लिखा है अभी से यहाँ पे प्रिंट आउट नहीं हो पाया ढंग से, तो आपको यहाँ पे दोबारा से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि कौन धातु किसको हटाती है। जैसा कि मैं आपको एक अभिक्रिया लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, एरो का निशान। अब कौन किसको विस्थापित करेगा, कौन किसको विस्थापित करेगा। देखो अभिक्रियाशील, सबसे अभिक्रियाशील कौन है, यहाँ पे कॉपर, देखिए कॉपर यहाँ पे है, ठीक है, नीचे है, ठीक है, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो कॉपर यहाँ पे है, ठीक है, और इसके साथ क्या है, जिंक। तो जिंक कहाँ पे है आपका, यहाँ पे जिंक ये रहा, ठीक है, जिंक। तो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक। तो जिंक है, जो भी कॉपर के साथ लगा होगा, कॉपर के साथ जो लगा होगा वो जिंक के साथ आ जाएगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा विक्रियाशील है। तो यहाँ पे जो बन के तैयार होगा Zn, ठीक है, जिंक SO4 प्लस Cu, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने की वजह से वो कॉपर को विस्थापित कर देती है, कॉपर को अलग हटा देती है, कॉपर को अलग हटा देती है, और इस अभिक्रिया में कॉपर अलग आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा, अभी द्विविस्थापन, जैसे कि शब्द से ही समझ में आ रहा है द्विविस्थापन, इसमें दो जो परमाणु होते हैं, जो दो तत्व होते हैं, वो दोनों विस्थापित होंगे। वे अभिक्रिया जिनके अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaSO सोडियम सल्फेट, BaCl बेरियम क्लोराइड, BaSO4 और NaCl, फिर NaCl आएगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे Na है, SO BaCl2, जो Ba है देखो यहाँ पे Cl2 के साथ था, और जो Ba है यहाँ पे SO के साथ आ गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पे जो सोडियम था ये क्लोरीन के साथ आ जाता है। ठीक है, जो सोडियम था यहाँ क्लोरीन, कि यहाँ पे ये बताने का मतलब है इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है दोनों तत्वों के बीच में, जो यहाँ पे दो के बीच में अभिक्रिया कराई जा रही है। तो सोडियम भी किसी के साथ विस्थापित हो जा रहा है और बेरिलियम भी किसी के साथ विस्थापित हो जा रहा है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा उपचयन तथा अपचयन। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन तथा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का ह्रास, ऐसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जब दोनों मिलकर यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ठीक है, ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो ये भी उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन था ये जुड़ गया, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पे फिर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जुड़ ही रहा है, ऑक्सीजन जुड़ना ही ये भी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, आगे है अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक इसका उल्टा है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग, ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग हो, तो उस अभिक्रिया को
अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे MgO है, ऑक्सीजन देखो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इस अभिक्रिया होने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। KClO3 यहाँ पे O है, सिंपली O यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे HCl देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, जबकि HCl यहाँ पे जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बाकी जो अगला टॉपिक है आपको अगली क्लास में कराया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए माई CBSE क्लास को, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।